हेलो बच्चों, आज 10th क्लास में चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं। उसमें एक्सरसाइज 1.2 में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको लिखना है। ये संख्या जो दी हुई है उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ये काम तो बच्चों वाला काम है, बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे 140 लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसको आपको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से 14 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 35 हो जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, छोटे क्लासेस में करते चले आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और एक संबंध दिया हुआ है, उसकी आपको जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका जो है इसको मैं आपको देता हूं जिससे क्लियर हो जाए और अच्छी तरह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 26 और 91 का, आपको 91 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये काम करते हैं गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। दो मेथड आपको बता चुके हैं, एक तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 का 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा, फिर ये 13 से कटेगा 1 आएगा। तो आप 26 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 इंटू 13 आ रहे हैं। ऐसे फिर 91 के आप गुणनखंड निकालेंगे तो ये 91 7 से कटता है, 13 7 91 होता है, फिर 13 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो 91 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 7 इंटू 13 आ रहे हैं। अब हमारे पास में एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन दोनों में हो। तो ये हो जाएगा जैसे 13, और एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो कम से कम एक में हो। 13 तो यहाँ पर है दोनों में है, और 2 एक में है, और ये 7। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एचसीएफ तो 13 आ जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 14 की 13 से गुणा करनी है। तो 14 तिया 42 के 2 बचेंगे 4, 14 का 14 और 4 18, 182 ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास में संबंध दिया हुआ, उसको आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले दो संख्याओं की गुणा निकाल लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो देखिए आपके पास में संख्या, पहली संख्या थी आपके पास में, वो थी आपके पास में 26, और दूसरी है 91। 26 से 91 की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अलग करके देखिए गुणा इनकी, 26 की और 91 की गुणा करते हैं, 6 की 1 से 6 और 9 6 54, फिर ऐसे ही 2 और 9 दूनी 18। तो देखिए ये आ जाएगा 6 4 तो 6 8 5 13 23 23 66 आ जाएगा। अब आपको दूसरा रिलेशन है कि एचसीएफ का एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, वो आएगा आपके पास में 13, और एलसीएम कितना है 182। 13 और 182 के गुणा करके देख लीजिए, 182 की 13 से, 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 बचे 2, 3 1 3 और 2 5, और ये 2 8 1 ऐसे हो जाएगा, 6 6 8 5 13, देखिए सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब जो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जांच करेंगे तो इसका मतलब ये रिलेशन सही है, सत्यापित हो सकता है। ठीक है, तो इसी इसके आगे और पार्ट दिए हुए क्वेश्चन में 2 पार्ट और है, तो वो आप खुद कर सकते हैं, इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 4th। थर्ड क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनफल विधि से भी निकाल सकते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं, खुद करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ आपके पास में दिया हुआ है 306 और 657 का 9। ठीक है, और एलसीएम आपको निकालना है इन्हीं संख्याओं का। तो देखिए अभी ये थोड़ी देर पहले भी एक सूत्र आया था हमारे पास में कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, ये सूत्र है आपके पास में एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो हमारे पास में एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और ये याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये केवल दो संख्याओं के लिए है, तीन संख्याओं के लिए नहीं है ये एचसीएफ। ठीक है, तो आपका इसमें दो संख्या गुणनफल, देखिए पहली संख्या थी 306, दूसरी है 657, और एचसीएफ इसका पहले से दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। 9 से ये कट जाएगा, 9 7 63 के 3, 9 7 63 बचेंगे 3, 2 बचेंगे, 9 दिया 27। ठीक है, तो इस तरीके से 306 और फिर 73 आ जाएगा। चेक करिए, 9 7 63 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास में 7 और रह गया 2, 9 3 27 73। अब 3 से 6 की 73 से मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 3 18 पूरा आ जाएगा, 0 है, और 3 3 9, उसके बाद में 7 6 42 पूरा आ जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा 8 3 9 4 13 का 3 और ये 2 2। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 22 3 3 3 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास में या संख्याएं दी हुई हैं तो आपके पास में इस फॉर्मूले से एचसीएफ या एलसीएम भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि क्या, देखिए मैं एक बार रीड कर देता हूं कि क्या किसी प्राकृत संख्या को जो है, संख्या की अगर कहा आपके पास में 6 की घात n जो है कि जब आपके पास में इसका आप सॉल्व करेंगे तो क्या ये शून्य पर समाप्त होगी। तो देखिए इसको अगर हम बात करें, सबसे पहले हम जानते हैं ये चीज हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होती है जब उसके गुणनखंड जो होंगे, गुणनखंड 2 व 5 हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड 2 या 5 हो तभी उसको एक तरीके से कोई भी घात जो होगी, ठीक है, चाहे जितनी भी घात लेगी। जैसे अगर आप बात करें तो 10 को एग्जांपल के तौर पे भी समझा रहा हूं, इसी के आगे मैं रख कर दूंगा। 10 के गुणनखंड करेंगे 2 और 5, तो देखिए 10 जो है इसकी घात 1 है, ये शून्य पे समाप्त हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास में यहाँ पर होता, मान लीजिए 10 की घात 4 होता, तो 10 की घात 4 अगर 10 के गुणनखंड 2 × 5 की घात 4 आप कर सकते हैं, तो 2 की घात 4 और 5 की घात 4। तो मेरा कहने का मतलब है जब उसके गुणनखंड 2 और 5 होंगे तभी कोई संख्या जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 जो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 6 के गुणनखंड की अगर बात करें तो 6 के गुणनखंड 2 × 3 आएंगे। ठीक है, तो 6 की घात n के गुणनखंड जो हो जाएंगे 2 की × 3 की घात n, इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो 2 की घात n हो जाएगा और इंटू 3 की घात n हो जाएगा। अब देखिए इन गुणनखंडों में 2 की घात 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 इंपॉर्टेंट चीज थी, 5 होना जरूरी है। तो क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, अतः 6 की घात n जो है, ठीक है, अंक अगर इसको हम सॉल्व करें यानी कि 6 की घात n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है कि किसी भी संख्या के शून्य आने के लिए कि घात n तो एक अलग मैटर है लेकिन उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि आप व्याख्या कीजिए कि ये जो एक संख्या आपस में लिखी हुई है कि 7 × 11 × 13 + 13, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है, ये अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के लिए इसका मतलब कंडीशन क्या है कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसकी कम से कम 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो देखिए क्या इसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो देखिए यहाँ पर हम 13 कॉमन ले लें अगर, तो 7 × 11 ये रह गया प्लस 1 रह जाएगा, तो देखिए 13 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो 77 + 1 हो जाएगा, दिस इज 13 × 78, क्या 78 के फिर से गुणनखंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 × 6 होता है, तो 6 के फिर से 2 × 3, तो देखिए इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा था कि क्या ये भाज्य संख्या है, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन अपने मन से बनाए थे, जैसे मान लेते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 ये आ गया × 2 × 1 लिख लेते प्लस 7 लिख दिया, तो क्या ये भाज्य संख्या है। तो इसमें भी ऐसी क्वेश्चन सेम रिपीट कर देते हैं, तो आप ये कॉमन ले लेंगे 8 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और प्लस 1 ये हो जाएगा। और इसको जैसे हमने ये सॉल्व करा था वैसे इसको सॉल्व करने के बाद में आप गुणनखंड देखिए, इसके अगर गुणनखंड आपके पास में निकल ही आएंगे, तो एक तरह से कह सकते हैं इसे भाज्य संख्या के रूप में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज को थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में नोट कर लिया था
एक खेल का मैदान दिया हुआ है, उसमें सोनिया, ये खेल का मैदान है और एक गोल है, वृत्ताकार है। सोनिया इसमें चक्कर लगा रही है, तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और उसके बाद में सोनिया को समय लग रहा है 18 मिनट। ये सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया समय, कितना समय ले रही है सोनिया पूरा चक्कर लगाने में? 18 मिनट। और एक दूसरा है रवि द्वारा लिया गया समय कितना है? ये दिया हुआ है 12 मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों साथ साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में मूव करना शुरू करते हैं तो कितनी देर बाद, क्योंकि देखिए दोनों की स्पीड अलग अलग रही होगी इसीलिए आपका इसमें समय अलग अलग है, तो कितनी देर बाद दोनों एक बार फिर से मिलेंगे? जैसे प्रारंभ में दोनों साथ साथ स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके बाद में कितनी देर बाद फिर से मिलेंगे? तो एक तरीके से इसके लिए हमारे लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए हमारे लिए 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो ये चीज आपको जरा याद रखिए कि ऐसे केसेस में आपको 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करें, क्योंकि ये जो है कहीं पर बीच में नहीं मिलेंगे, इनकी इसकी स्पीड तेज रही होगी, इसकी स्पीड स्लो रही होगी, लेकिन हाँ जब वो ये सोनिया एक पूरा चक्कर करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तब कहीं जाके ये इसकी मुलाकात होगी, इसका मतलब, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18 का एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के दो गुणनखंड कर लेते हैं, 2 × 3 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे और 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3। एलसीएम निकालने के लिए तरीका होता है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में एलसीएम में यहाँ पर 2 × 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 × 3 की पावर 1 है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कम से कम जो मल्टीपल है तो वो देखिए 2 आपके पास में 2 की पावर 2 आ जाएगी। और यहाँ पर ये चीज़ जरा याद रखिएगा, एचसीएफ निकालते समय मिनिमम देखा जाता है और एलसीएम निकालते समय अधिकतम घात देखी जाती है। तो यहाँ पर आपके पास में अगर आप 2 देखें तो 2 की अधिकतम घात कितनी ली हुई? 2, और यहाँ पर 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो एलसीएम के लिए ये और एचसीएफ निकालना होगा तो न्यूनतम घात, ठीक है। तो 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 और 4 36। तो आप कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद ऐसा करके लिख सकते हैं, अतः 36 मिनट बाद, ठीक है, सोनिया और रवि फिर से मिलेंगे, सोनिया व रवि फिर मिलेंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतनी रह देते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थैंक यू।